हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सब। आज हम लोग हिंदी साहित्य में अगला सेशन शुरू करने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए इस पे। और अगर आप इन वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा शुरू से देखिए और अच्छे से देखिए। इतना गारंटी कहूँगा कि आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे, है ना। और बहुत अच्छी समझ आपकी बनेगी हिंदी साहित्य में। एक बार विश्वास करके आप इसको कंटिन्यू रखिए और बहुत अच्छे से आप नोट्स को बनाते चलिए। आप एक बार देखेंगे ना, जब आपका ये पहला हमारा जो ये परंपरा, इतिहास लेखन परंपरा हम लोग पढ़ रहे हैं, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आपको खुद फील होगा कि नहीं, मैंने कुछ पाया है और बहुत बेहतर पाया है ना। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार प्रीवियस जितने वीडियोज़ हैं उनको देख के आइए, तब आइए हम आगे बात करते हैं। आज हम लोग दोस्तों, लास्ट टाइम हमने द्विवेदी जी के इतिहास की लेखन, जो उनकी सभ्यता थी उसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम उनकी सीमाओं के बारे में बात करेंगे कि जो द्विवेदी जी हैं उनका जो इतिहास लेखन था, क्या क्या समस्याएं रहीं, कहाँ कहाँ पे लगा कि ये थोड़े से धीमे पड़े हैं, उनकी बात करेंगे। ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 2-3 पॉइंट हैं, इन्हीं पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है दोस्तों, परंपरा पर अधिक बल देने के कारण उनकी रचनाओं में युगीन प्रभाव का अभाव था। रीज़न क्या था कि इन्होंने हमेशा परंपरा पर ज़्यादा अधिक बल दिया। इन्होंने युगीन प्रभाव का मतलब हो गया दोस्तों, जो आज के समय में जो चीज़ें उनके समय में गुजर रही हैं, जैसे हमारा जो अभी 2022 चल रहा है, ये युगीन है ना। जो पहला बीतते हुए चला आ रहा है वो हमारी परंपरा है। तो द्विवेदी जी ने हमेशा परंपरा पे बल दिया। और प्लीज़ आगे आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई गई हैं, तो यहाँ पे उसका टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं होगा। चलिए, पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, जिसमें उन्होंने समग्रता पर अत्यधिक बल दिया। तो जब आप समग्रता पे सब कुछ को लेके चलने की कोशिश करते हैं तो आप वैज्ञानिकता जो होती है उतनी आपकी सुदृढ़ नहीं हो पाती है। तो शुक्ल जी ने हमेशा क्या किया, थोड़ी बहुत वैज्ञानिकता को अच्छे ढंग से किया और उन्होंने समग्रता को नहीं लिया, उन्होंने चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़े थे। लेकिन इन्होंने समग्रता पर अधिक बल देने के कारण वैज्ञानिकता उतनी नहीं जो जरूरी हो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं उनकी ये सीमा रही है। तीसरी बात है दोस्तों, द्विवेदी जी ने शुक्ल जी का विरोध करने के बावजूद मूलतः उनका ही ढांचा स्वीकार किया, अतः दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे आप कभी एग्ज़ाम में पाएंगे कि कौन बेहतर है, द्विवेदी जी का जो इतिहास लेखन है वो ज़्यादा बेहतर है कि शुक्ल जी का, तो हमारा जो दृष्टिकोण होगा हमेशा कैसा होगा, एक दूसरे की पूरक की बात करेंगे, है ना। तो आप ये हमेशा कहेंगे उनका विरोध तो किया लेकिन उसके बाद भी उनका ढांचा स्वीकार किया, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के पूरक हैं। जो उनमें कमियां थी इन्होंने भरा, जो इनमें कमियां थी उन्होंने भरा, है ना। तो ऐसी 3 बातें हम हमेशा द्विवेदी जी के, उनकी जो सीमाएं रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। इससे ज़्यादा जानने की भी ज़रूरत नहीं है। और आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रहे हैं तो आपको उम्मीद है कि ये चीज़ें दिख जाएंगी। इतनी जल्दी उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब ये वाला जो हमारा इतिहास लेखन परंपरा है ये जब ख़त्म होगा तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी दूंगा, जिसमें आप आंसर राइटिंग आराम से कर पाएंगे, और वो यूपीएससी के ही क्वेश्चन होंगे दोस्त। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं दोस्तों। सबसे अंतिम जो हैं वो हैं आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी। इनका साहित्य इतिहास में क्या योगदान रहा, ठीक है, जो शुक्ल युगीन थे ये भी। तो इनका क्या उद्देश्य था, देखिए इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य को ना संवेदना से जोड़ दिया और इतिहास को विकास का नाम दिया। कौन, आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। अगली बात है, जो शुक्ल जी और द्विवेदी जी के मिलन जुलन बातें कर रहे हैं, मतलब उन दोनों की बातों को इन्होंने लिया, लेकिन शुक्ल जी की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा रहा, द्विवेदी जी की तरफ कम रहा। अच्छा ये बताइए, ये जो मैंने बनाया है इसका क्या मतलब है। देखिए इससे क्या होता है ना, आपको रिकॉल करने में, जैसे मान लीजिए आपको आपने बहुत अच्छे से 2-3 बार इस चीज़ को रिवीजन किया है, अब आपको क्या करना है ना, बस उसके बारे में थोड़ी सी बातें जाननी है। तो ये बस आप देख के आगे बढ़ सकते हैं, आपको एकदम एग्जैक्टली जो आपकी डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। इसलिए मैंने ऐसा बनाया है, ठीक है, आप भी बना लीजिएगा, बेहतर होगा। आगे देखिए, जो चतुर्वेदी जी थे, इनकी विधाओं में अंतर थे। उसके बाद इन्हें साहित्य और संवेदना का संबंध था, संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण था, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन ये मैंने एक ऊपर जो नीचे है ना उसका एक क्रक्स है ये,
कि जब भी हम राम स्वरूप जी की बात करेंगे तो ये सब बातें उनमें हमेशा रहेगी। ठीक है, उनकी पुस्तक का नाम ये दोनों बातें और ये बातें। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए विशेषता की बात करें तो सबसे पहला लिखा है, वे इतिहास के कालक्रमिक तथ्यों के रूप में नहीं देखते बल्कि साहित्य और संवेदना का परस्पर संबंध स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन्होंने कालक्रम को उतना महत्व नहीं दिया। इन्होंने कहा देखो कालक्रम ठीक है लेकिन इतना भी नहीं है कि हम साहित्य को उस नज़रिए से देखें। तो इन्होंने कहा साहित्य और संवेदना का परस्पर संबंध बनाया जाए और उसको स्पष्ट करते हुए इन्होंने जब भी कोई बात कही है तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया है, हमेशा एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठोस एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे यह दृष्टि शुक्ल जी से मिलती है जहाँ परंपरा और जनता की चित्तवृत्तियों की परंपरा का संबंध बताते हैं। इन्होंने क्या किया, संवेदना, देखिए संवेदना क्या होती है दोस्त, कि जो मेरी बातें हैं मैं दूसरों के बारे में क्या फील करता हूँ, मैं इस समय युगीन जो हमारा समय चल रहा है उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, उस हिसाब से मैं साहित्य की गणना करूँगा। तो ये मेरी संवेदना है। तो साहित्य कहीं ना कहीं संवेदना से जुड़ी होती है। संवेदना मतलब मेरे अंदर के मनोभाव आज की दुनिया को लेके कैसे हैं। ठीक, आज की गरीबी कैसी है, आज के रोजगार कैसा है, आज का संविधान कैसा है, आज के देश कैसे हैं, आज की दुनिया कैसी है, उस हिसाब से मेरी संवेदनाएं विकसित होती हैं और उस हिसाब से मैं साहित्य लिखूंगा। यही बात शुक्ल जी ने कहा था कि जो जनता की चित्तवृत्तियां हैं उसी के हिसाब से साहित्य का जो कालक्रम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। इसी बात को शुक्ल जी ने कहा, जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो कहीं ना कहीं मैंने क्या बताया था पहले ही, शुक्ल जी की तरफ इनका ज़्यादा झुकाव था, तो इन्होंने क्या किया, साहित्य और संवेदना को जोड़ दिया। तो संवेदना एक टाइप की जो जनता है उसकी चित्रवृत्तियाँ ही हैं। ठीक है ना, चलिए आइए अगला हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है, इतिहास के स्थान पर विकास शब्द का प्रयोग किया क्योंकि नई साहित्यिक स्थितियां पूर्व साहित्यिक स्थितियों का ही अगला चरण है। इन्होंने कहा देखो इतिहास इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि विकास क्या होता है, अगर साहित्य जो पहले लिखा गया है उसका अगला चरण ही आज है, तो इसलिए हम ये विकास शब्द का प्रयोग किया, इतिहास का शब्द का प्रयोग इन्होंने नहीं किया। आगे इन्होंने कहा यह वही दृष्टि है जो द्विवेदी जी ने परंपरा तत्व कहकर प्रयुक्त किया था। अब देखिए जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे दोस्त तो यहाँ दोनों बातें, ऊपर मैंने शुक्ल जी को जोड़ दिया, नीचे मैंने क्या किया, द्विवेदी जी को जोड़ दिया, कि विकास कहीं ना कहीं द्विवेदी जी की परंपरा तत्व को कह रहे हैं। क्योंकि परंपरा क्या होती है, वो कहीं ना कहीं अगली स्थिति का ही तो चरण होता है। जैसे जो परंपरा हमारे यहाँ है वो परंपरा अगला चरण बढ़ रहा है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिखाएंगे, वो अपनी पीढ़ियों को सिखाएंगे, तो यही परंपरा है। तो ये कह रहे हैं विकास क्या है, साहित्यिक स्थिति की जो पूर्व स्थिति है उसी का अगला चरण, तो नई साहित्यिक स्थिति है ना। ऐसा कौन कह रहा है, चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं द्विवेदी जी के परंपरा तत्व की बात है। देखिए आंसर राइटिंग में ना हमेशा यूपीएससी लेवल पे हमें क्या करना होता है, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना होता है। और आंसर राइटिंग भी जब लिखेंगे तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को जोड़ते हुए चलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, द्विवेदी जी को जोड़ा, यहाँ शुक्ल जी को जोड़ा। ठीक है, आइए तीसरी बात है, वे शुक्ल जी और द्विवेदी जी की ऐतिहासिक दृष्टियों के का संश्लेषणात्मक प्रयोग करने में सफल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए दोनों की दृष्टि मैंने क्या बताया, यहाँ देखिए ऊपर की दृष्टि किसकी है, शुक्ल जी की, और नीचे की दृष्टि किसकी है, द्विवेदी जी की। इन्होंने क्या किया, उन दोनों की दृष्टि का एक संश्लेषण मतलब मिलता जुलता रूप उसका प्रयोग किया है ना। और इससे इनको सच में बहुत बेहतर अगर देखा जाए तो इनको डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी से यहाँ से क्वेश्चन आता है और इन्होंने भी जो बातें लिखी हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी बेनिफिशियल रही हैं। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, वे मूलतः आचार्य शुक्ल जी की दृष्टि से प्रभावित हैं। जैसे आदिकाल का नामकरण तथा कबीर के महत्व जैसे प्रश्नों पर शुक्ल जी की परंपरा को पुनर्भाषित करने का गंभीर प्रयास किया है। देखिए शुक्ल जी ने हमेशा आदिकाल को क्या बोला था, वीरगाथा काल, और कबीर का महत्व को उन्होंने नगण्य माना था। उन्होंने कहा कबीर क्या हैं, वो एक तरह के संत हैं, और उन्होंने क्या किया था कि निर्देशक की
भूमिका निभाई थी, ना कि साहित्य की। ऐसा किसने कहा था? शुक्ल जी ने। तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं वही परंपरा को पुनर्भाषित किया और उसका एक गंभीर प्रयास किया कि शुक्ल जी को हम कहीं ना कहीं स्टैंड करें। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। और जब भी आपसे पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल जी हैं वो कहीं ना कहीं आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो इतिहास है उसमें उनका योगदान काफ़ी रहा, तो आप बता सकते हैं कि हाँ, उन्हीं की परंपरा से ज़्यादा जुड़ाव रहा। लेकिन द्विवेदी जी को उन्होंने साथ रखा और उन दोनों का संश्लेषणात्मक जो प्रयोग था वो उन्होंने सफल तरीके से किया है। ठीक है ना? तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, अलग अलग साहित्यिक परंपराओं के संदर्भ खोलने के लिए उन्होंने, इसका मतलब हुआ कि जितने अलग अलग साहित्यिक परंपराएं थे उनके संदर्भ खोलने के लिए उन्होंने भाषिक प्रवृत्तियों की गहरी समीक्षा की, है ना, कि सच में उस समय जो भाषिक प्रवृत्ति हैं वो कैसी है, हर युग में कैसा प्रवृत्ति चल रही है या हल कालखंड में कैसी। जैसे इन्होंने कहा कि बिहारी का दोहा लेखन तथा मिर्जा गालिब की शायरी, ये दोनों एक ही समय के हैं। बिहारी के दोहा उस समय लिख रहे थे और मिर्जा गालिब शायरी लिख रहे थे, है ना। दोनों की जो सुंदर भाषिक तुलना है उन्होंने की। वो कहते हैं लिखने की सजगता जीवंतता को कम करती है, बल्कि कहने की सजगता जीवंतता को बढ़ाती है ना। इसको जीवंतता कर लीजिएगा, है ना, जीवंतता बढ़ाती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो मिर्जा गालिब हैं वो हमेशा शायरी बोल के सुनाएंगे और बिहारी जी दोहा लिखेंगे। तो जब आप बोलते हैं तो वहाँ पे जीवंतता ज़्यादा दिखती है, क्योंकि आप किसी को प्रभावित करना ज़्यादा चाहते हैं। लेकिन जब आप लिखेंगे ना तो लिखते समय आपका दिमाग एकदम शांत होगा और चीज़ों को आप गहराई में लिखेंगे। ऐसी बात ये कह रहे हैं कि लिखते समय जो हमारी जीवंतता है वो कम रहती है, लेकिन कहते समय वो ज़्यादा हो जाती है, जिंदा दिली जिसे आप कहते हैं। देखिए अगली बात है, उन्हें साहित्यिक विधाओं की प्रवृत्ति के गहरे अंतरों की पहचान करनी आती है। उन्होंने अज्ञेय साहित्य के 2 उदाहरण दिए हैं। जैसे मैंने क्या बताया अभी, जब हमने यहाँ पढ़ा दोस्तों, तो यहाँ मैंने क्या विधाओं में मैंने बताया अंतर है। तो वो क्या विधाएं थी? देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो साहित्यिक विधाएं हैं उनमें उन्होंने गहरे अंतर की पहचान की कि यार देखो कहाँ कहाँ पे ऐसा है कि साहित्य के रूप तो बदल रहे हैं लेकिन उनका मतलब नहीं बदल रहा है। जैसे देखिए उन्होंने अज्ञेय के साहित्य के 2 उदाहरण लिए हैं। जैसे पहला लिखा है, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो वेदना में है वही दृष्टा हो सकता है। फिर देखिए दूसरी बात लिखी है, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं या दूसरों को मुक्त करना ना जाने, किंतु जिन्हें यह मांझता है उन्हें सीख देता है कि दूसरों को मुक्त रखे। अब देखिए ऊपर की बात क्या है, वेदना में शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो वेदना में है वही दृष्टा हो सकता है। नीचे बात कहीं ना कहीं दोनों बातें एक हैं। तो इसी बात को क्या बोलते हैं डॉक्टर चतुर्वेदी, दिखाते हैं कि दोनों प्रसंगों में एक ही विचार व्यक्त हुआ है, लेकिन गद्य की भाषा तत्समी है जबकि कविता की भाषा तद्भवी। इसका ठोस कारण अज्ञेय की गद्य ठोस चिंतन से बना है जबकि कविता उनकी अनुभूतियों से। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया कि जो भाषिक प्रवृत्ति रही है या फिर जो साहित्य के विधाओं की प्रवृत्ति रही है उसमें जो अंतर रहे हैं उसका बहुत गहरे से इन्होंने क्या किया है, एक तरह से बहुत गहराई में जाके उसकी पहचान की और पहचान करने के बाद उसको साहित्य इतिहास में जोड़ने की कोशिश की है। अब जैसे यहाँ पे क्या बात है कि उन्होंने गद्य की जो भाषा रखी वो तत्समी जबकि कविता की भाषा तद्भवी रखी। ऐसा कौन करा? चतुर्वेदी जी ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए जो साहित्य की विधाएं हैं वो अपनी प्रकृति के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि अगर साहित्यिक विधाएं गद्य में लिखी जा रही हैं तो उसकी प्रवृत्ति अलग हो जाएगी, जबकि जब कभी भी वो पद में लिखी जाएगी मतलब कविताओं में लिखी जाएगी तो उसकी अनुभूतियाँ एकदम बदल जाएंगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डॉक्टर चतुर्वेदी जी कहते हैं कि जो साहित्य है उस साहित्य क्या होता है, अपने जो भी उसकी विधाएं हैं उसमें वो गहरे अंतर को हमेशा छोड़ के चलती है, बस कहने का लहजा और समय और उसके साथ साथ उसमें परिवर्तन होता जाता है।
ऐसा कौन कहता है? चतुर्वेदी जी। तो ये बातें बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप ये चीज़ें याद कर पाए और इसको एग्ज़ाम में लिख दिया तो आप ये समझ लीजिए बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, है ना। मैं भी दोस्तों लगातार कोशिश कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को याद करने की। अभी बिल्कुल लग जाइए, और जान रहे हैं ना टाइम होता नहीं है अंत में। आइए देखिए अगला पॉइंट है दोस्तों, वे इतिहास लेखन के साथ साथ दर्शन को भी शामिल करते हुए चलते हैं। देखिए दर्शन किस चीज़ का दर्शन? उनका दर्शन कि वो क्या चाहते हैं। मैंने क्या बोला कि जो दर्शन है वो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किसका लिया है? बोलिए। इन्होंने लिया है शुक्ल जी का। शुक्ल जी का ही इन्होंने दर्शन लिया, जो कि इन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन द्विवेदी जी के भी दर्शन को इन्होंने कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं किया है, उनकी भी सही चीज़ों को इन्होंने एक्सेप्ट किया है। ठीक। समानतः कहा जा सकता है कि इनके साहित्य इतिहास लेखन को एक नया व बेहतर दृष्टिकोण दिया। क्यों दिया? क्योंकि उस समय देखिए शुक्ल जी पे भी युद्ध हो रहा था। द्विवेदी जी जब शुक्ल जी ने लाया तो उनके विरोध में कई लोगों ने बातें लिखी, लेकिन जब ये आए तो इन्होंने क्या किया, शुक्ल जी और द्विवेदी जी के एक बीच का रास्ता निकालने की इन्होंने कोशिश की। ठीक है। यह शुक्ल जी का युगीन दृष्टिकोण तथा द्विवेदी जी की परंपरावादी दृष्टिकोण का यहाँ परस्पर विरोधी नहीं दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने, मैंने कहा ना, इन्होंने क्या किया, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, जिससे क्या हो कि एक समन्वय की नीति बनाई जाए और दोनों को पूरक बनाया जाए। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और द्विवेदी जी हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि विरोधी हैं। ठीक है। आइए आगे लास्ट पॉइंट है हमारा, इस रूप में विचारों, तथ्यों और दृष्टि का समन्वय इस इतिहास लेखन का सर्वप्रमुख विशेषता है। संभवतः इसलिए यह पहली रचना जिसे साहित्य के इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार मिले हैं। ठीक है। तो अंत में आप क्या करेंगे, जब बातें लिखेंगे और अंत में ये बातें लिखते अपने कंक्लूजन को ख़त्म कर देंगे, मतलब क्वेश्चन को। अब इसमें क्या लिखेंगे, विचारों, तथ्यों और दृष्टि के समन्वय किया, इतिहास लेखन में सर्वप्रमुख विशेषता निभाई, संभवतः इन्होंने इसीलिए इनकी यह पहली रचना रही या साहित्य इतिहास में पहली रचना रही जिसको व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार मिले हैं। तो जब आप ऐसा लिख देंगे ना तो कहीं ना कहीं आपकी जो पुष्टि होगी वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी दोस्तों। और मैं बताऊं आपसे, चतुर्वेदी जी के बारे में इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना भी रख लें, आप इससे ज़्यादा याद नहीं रख पाएंगे। और जितना मैंने पॉइंट बता दिया ना, ये आप आराम से 2-2.5 शब्दों में इसको कर सकते हैं। ठीक है। इससे ज़्यादा प्लीज़, अगर आपको लग रहा है कि नहीं और भी कुछ किया जा सकता है तो प्लीज़ करिए, लेकिन इतना भी आप कर लेंगे ना तो कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो प्लीज़ आराम से इसको इतना कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों। और एक बात और बताऊं, ध्यान से देखिएगा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाले, ये आप ज़रूर बना लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, देखिए मैंने क्या बताया, यही के आसपास तो पूरी चीज़ें घूमती रहीं। अगर शुक्ल जी के बारे में आपको पता है तो शुक्ल जी की जितनी प्रवृत्तियाँ थी उनको ज़्यादा लिख दीजिए, द्विवेदी जी की कम लिख दीजिए। इन्होंने क्या किया, संवेदना और साहित्य की बात की, संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण निभाया, विधाओं में अंतर बताया कि कैसे जो है गद्य में कैसी वही सेम बातें कैसे रहती हैं, पद में कैसी रहती हैं, है ना। यही चीज़ें तो इन्होंने बताई। तो जब आप, अब मान लीजिए आपने रामस्वरूप चतुर्वेदी को पूरा पढ़ लिया, लेकिन जब आपने 2-3 बार पढ़ लिया, आपको चीज़ें याद है, लेकिन आपको क्विक रिवीजन करना है, तो बस आपने इसको देख लिया, अच्छा हाँ हाँ यार ठीक है, लिख ले जाएंगे, तो आराम से क्वेश्चन आएगा तो लिख लेंगे। और मेन एग्ज़ाम का जब 2-3 दिन बचता है ना, तो हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि हम बहुत सी चीज़ें रिवाइज करें। तो प्लीज़ इतना कर लीजिएगा दोस्तों। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। और प्लीज़ पूरा वीडियो देखने की आदत डालिए, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।